हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर, जो कि MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुँचाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सके। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेन ट्यूमर का मतलब क्या होता है? ब्रेन में यानी कि सिर में ट्यूमर होना। ट्यूमर का मतलब क्या होता है? कोई भी गांठ होना, और वो कोई सी हो सकती है, बिनाइन या मैलिग्नेंट। और आगे अपन पढ़ेंगे कौन सी होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है ब्रेन ट्यूमर की? ए ब्रेन ट्यूमर इज द ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स विद ब्रेन टिश्यूज। द ट्यूमर में बी प्राइमरी ओरिजिनेट इन द ब्रेन और सेकेंडरी मेटास्टेसिस फ्रॉम ए कैंसर साइट वेयर एलाइज इन द बॉडी। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर में भी ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन सेल्स, मेनिंजाइटिस, नर्व और ग्लैंड्स। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है ब्रेन ट्यूमर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाती है ब्रेन टिश्यूज़ में, उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रेन ट्यूमर। और ये टू टाइप का हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी ओनली जो डायरेक्ट ब्रेन में ही ओरिजिनेट हो, यानी कि जो डायरेक्ट ब्रेन में बनता हो। और सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी जो कि किसी और ऑर्गन में हुआ हो और वहाँ से वो स्प्रेड हो के ब्रेन में आ गया हो, तो उसको अपन बोल सकते हैं सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। और प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर किसको बोलेंगे? जो डायरेक्ट ब्रेन में बना हो। और तो प्राइमरी में कौन कौन से हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं ट्यूमर? ब्रेन सेल्स में हो सकता है, मेनिंजाइटिस में हो सकता है, और नर्व और ग्लैंड्स में हो सकता है। मेनिंजाइटिस क्या होती है? ब्रेन की लेयर होती है, 3 लेयर होती है। कौन कौन सी होती है? ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं अपन? मेनिंजाइटिस। फिर इसकी कोज मतलब क्यों हो सकता है ये? तो इसके कोज है द कोज ऑफ प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर इज नॉट नोन, द पॉसिबल रिस्क फैक्टर आर। तो इसमें फर्स्ट है रेडिएशन थेरेपी यूज टू ट्रीट ब्रेन ट्यूमर्स एक्सपोजर टू द रेडिएशन एट वर्क। यानी कि रेडिएशन थेरेपी देने की वजह से भी वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकता है और ब्रेन ट्यूमर फॉर्म हो सकता है। फिर है यूज ऑफ सेल फोन का यूज करने से भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। सस्पेक्टेड केस, यानी काफ़ी सारे केस देखे गए हैं इसके, इसलिए कहते हैं नाइट को सोते टाइम फ़ोन को अपने तकिए के पास नहीं रख के सोना चाहिए, अपने से दूर रख के सोना चाहिए, क्योंकि इसमें से रेज निकलती है तो वो भी ब्रेन ट्यूमर का कारण बन सकती है। फिर सम इनहेरिटेड कंडीशन जैसे न्यूरोफाइब्रोमिटोसिस, ये भी इसका कारण है। फिर टाइप देख लेते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट साइट ऑफ द ट्यूमर्स, द टाइप ऑफ टिश्यूज इन्वॉल्व्ड, द नेचर ऑफ ट्यूमर, बिनाइन, मैलिग्नेंट। द टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर, यानी कि इसकी जो टाइप है वो क्लासिफाइड किया गया है ब्रेन की साइट और मतलब किस किस चीज़ को इन्वॉल्व कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा ट्यूमर है। तो फर्स्ट है मेनिंजाइटिस, मतलब लोकेशन, साइज, किस किस ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, इसके बेस पर वो डिपेंड करता है। तो फर्स्ट मेनिंजाइटिस, ये क्या होता है? 20% करता है। 20% ऑफ इंट्राक्रैनियल ट्यूमर, यानी कि जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उनमें 20% कौन सा होता है? मेनिंजाइटिस। तो इसमें क्या होता है? बिनाइन ट्यूमर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द मेनिंजाइटिस। इसमें क्या होता है? बिनाइन फॉर्म में ट्यूमर फॉर्म हो जाता है मेनिंजाइटिस में। फिर है मोर कॉमन इन द फीमेल्स एंड इन ए एल्डर पीपल, यानी कि ज़्यादातर किस में होता है? फीमेल में हो जाता है और एल्डर पीपल में हो जाता है। फिर ट्रीटमेंट इज सर्जिकल रिमूवल, इसमें एक ही ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल रिमूवल, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर को अपन सर्जरी करके निकाल सकते हैं तो उससे बचा जा सकता है। फिर है ग्लियोमा क्या होता है? 50% ऑफ ऑल इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स, यानी कि ये 50% होता है ऑल इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स में। फिर है मेलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर ऑफ द न्यूरोगिलियल सेल्स, ये क्या होता है? न्यूरोगिलियल सेल्स में हो जाता है मेलिग्नेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है? बिनाइन तो होता है जो केवल एक गांठ के जैसे हो, और जो मेलिग्नेंट होता है वो स्प्रेड होता हो, यानी कि वो गांठ जब फूट जाती है तो बिनाइन से मेलिग्नेंट फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो उसको अपन मेलिग्नेंट बोलते हैं। बाकी मेलिग्नेंट की मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाकर देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर है फास्ट ग्रोइंग सेल, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ होती है वो फास्ट होती है, सेल फास्ट ग्रोथ करती है। फिर सर्जरी इज़ फॉलोड बाय रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, इसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी दे सकते हैं ताकि उसको कंट्रोल कर सके। इसमें सर्जरी से मतलब सर्जरी भी कर सकते हैं, बट सर्जरी भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि ये जो होता है वो फैल जाता है मतलब बॉडी में अलग अलग जगह। फिर है एस्ट्रोसाइटोमा, इसमें क्या होता है? मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गिलियोमा, यानी कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है गिलियोमा की। फिर ओलिगोडेंड्रोगिलियोमा, ये क्या होता है? मोर स्लो ग्रोइंग एंड मे बी क्लासिफाइड, यानी कि ग्रोथ होती है वो स्लो होती है। फिर अदर प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स, इसमें है
एपेंडाइमस, क्रेनियोफेरेंजियोमा, पिट्यूटरी ट्यूमर, प्राइमरी लिम्फोमा ऑफ ब्रेन। अब इसकी क्लिनिकल फीचर है, क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। द ऑनसेट ऑफ, क्लिनिकल फीचर का मतलब क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स से। तो इसके है द ऑनसेट ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स इज ग्राउंडल एंड द सिम्टम्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। ये 2 ग्रुप से क्लासिफाइड किया गया इनके सिम्टम्स को। फर्स्ट है सिम्टम्स रिलेटेड टू लोकल अफेक्टेड सेरेब्रल पार्ट एंड सेकंड है सिम्टम्स ड्यू टू इंक्रीज्ड आईसीपी, यानी कि जो सेरेब्रल पार्ट को अफेक्ट करता है उसके बेस पे किया गया, और फिर किया गया है आईसीपी अगर इंक्रीज हो जाता है। आईसीपी क्या होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो फिर सेकंड है इसमें, ये तो 2 हो गए। अब है फीचर्स ऑफ लोकल इन्वॉल्वमेंट और अकॉर्डिंग द टाइप, साइट ऑफ अफेक्शन, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्यूमर etc। तो अब इसको क्लासिफाइड किया गया है। द क्लिनिकल फीचर्स आर लोकेशन एंड ट्यूमर, साइन एंड सिम्टम्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकेशन और ट्यूमर कहाँ फॉर्म हुआ है, फिर उसके साइन एंड सिम्टम्स अपन यहाँ पे देखेंगे। तो ये पूरी चार्ट बनाया गया है। तो इसमें फर्स्ट है सेरिबेलम और ब्रेन ट्यूमर स्टेम, यानी कि अगर इसमें ब्रेन ट्यूमर हो रहा है तो फिर उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सेरिबेलम का वर्क क्या होता है, कोऑर्डिनेशन करने का बॉडी का, और हाइपोटोनिया ऑफ लिम्स एंड एटेक्सिया, ये हो सकता है इसमें ब्रेन स्टेम में। और अगर सेरिबेलम में प्रॉब्लम होगी तो ट्यूमर होगा। तो फिर है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का क्या काम होता है, इनएबिलिटी टू स्पीक, बोलने में काम आता है, इसलिए इनएबिलिटी हो जाएगी, स्पीक बोल नहीं पाएगा अच्छे से। एनसोमिया हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल से, यानी कि इसमें सेंस का लॉस हो जाएगा तो उसको स्मेल नहीं आएगी। स्लोविंग ऑफ मेंटल एक्टिविटी, यानी कि अगर वो फ्रंटल लोब अफेक्ट हो जाएगा तो उसकी मेंटल एक्टिविटी भी स्लो हो जाएगी। फिर पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगा। फिर ऑक्सीपिटल लोब, अब जो आप देख सकते हो इनका जो वर्क है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ऑक्सीपिटल लोब का वर्क जो होता है वो होता है विजन करने में, यानी कि देखने में काम आता है। तो अब देखना इसमें वो हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा, इम्पेयर्ड विजन। फिर चेंज इन कलर परसेप्शन, अब वो अच्छे से देख नहीं पा रहा है तो कलर परसेप्शन भी चेंज हो जाएगा, यानी कि उसको रेड कलर रेड नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, तो वो कुछ और कलर बता सकता है, उसको सफ़ेद भी बता सकता है। फिर पैराइटल लोब, अब पैराइटल लोब का क्या काम है, वो इसमें अफेक्ट हो जाएगा, सीजर्स एंड सेंसरी लॉस हो जाएगा। फिर टेम्पोरल लोब का क्या काम है, वो अफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें होता है सीजर्स, टेस्ट, स्मेल, हेलुसिनेशन और ऑडिटरी, इमोशनल चेंजेज एंड अफेजिया, ये सारी इसमें साइन एंड सिम्टम्स हो गए। फिर थर्ड फीचर्स ऑफ इंक्रीड आईसीपी, अब इसमें आईसीपी अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। तो फर्स्ट है हेड एक, मे बी म्यूटेंट और कंटिन्यूस, यानी कि लगातार हेडेक होएगा, सिर दर्द रहेगा। फिर ऑफन अपीयर्स इन अर्ली मॉर्निंग, और ज़्यादातर ये कब रहता है, मॉर्निंग में, सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हो। फिर वॉमिटिंग, 75% पेशेंट हैव दिस प्रॉब्लम, यानी कि 75% लोगों को वॉमिटिंग होती है अगर ये आईसीपी बढ़ जाता है। तो फिर प्रोजेक्टिव वॉमिटिंग अगर इन सीवियर हेडेक्स, बहुत ज़्यादा पेन होएगा हेडेक में। फिर है पाल्पियो एडिमा, इसमें क्या होगा, डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ आईसीपी रेफर्ड टू इंट्राक्रैनियल वेसल्स। फिर मेंटल डिसओरिएंटेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें क्या होगा, डिप्लोपिया, इसमें यानी कि डबल दिखेगा उसको। स्वेलो रेस्पिरेशन एंड ब्रेडिकार्डिया, नेजल इरिटेशन, जनरलाइज कन्वेंशंस हो जाएगा। अब डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, यानी कि इसकी जांच करने के लिए अपन क्या करेंगे, यानी कि कौन से मतलब टेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट है एक्सरे ऑफ द स्कल, एक्सरे करेंगे सबसे पहले तो स्कल का, ताकि उसमें अगर ट्यूमर होगा तो दिख जाएगा। फिर एमआरआई ऑफ स्कल, एमआरआई करेंगे, अगर उससे एक्सरे से नहीं दिखता है तो एमआरआई करेंगे। फिर हेल्पफुल इन द डायग्नोजिंग ब्रेन ट्यूमर, स्पेशली ट्यूमर इन ब्रेन स्टेम, ये एमआरआई में कंफर्म दिख ही जाता है ब्रेन ट्यूमर होता है। तो फिर ईईजी करेंगे, चेंजेज इन ईईजी इन सीन इन सम केसेज। ईईजी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रो इन एनसेफेलोग्राम, यानी कि ये भी क्या कर देती है, सीन कर देती है ट्यूमर केसेज को। फिर वेंट्रिकुलोग्राफी क्या करती है, हेल्प इन डायग्नोसिस करने में काम आती है। फिर एमआरआई विथ कॉन्ट्रास्ट डाई, यानी कॉन्ट्रास्ट के साथ वो करते हैं एमआरआई, डिटेक्ट लोकेशन साइज ऑफ ब्रेन ट्यूमर, ये क्या करती है, डाई। जैसे कि आपने अगर एंजियोग्राफी देखी होगी तो एंजियोग्राफी की तरह ही इसमें ये कर देते हैं अपन एमआरआई विथ डाई के साथ, तो वो ट्यूमर बिल्कुल क्लियर दिख जाता है। फिर सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में क्या होता है, सो कैरेक्टराइज अपीयरेंस ऑफ मेनिंजियोमा एट इट लोकेटेड इन द मास लीजन्स, यानी कि वो दिख जाता है कि कितना बड़ा है
बड़ा ट्यूमर है। फिर है सेरिब्रल एंजियोग्राफी, ये देखो वही आ गई एंजियोग्राफी। सेरिब्रल एंजियोग्राफी ऑफ द कैरोटिड एंड वर्टिब्रल आर्टरी स्लो ब्लड फ्लो टू द एरिया, यानी कि इसमें अपन अच्छे से विजुलाइज कर लेते हैं कि ब्लड फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं। मैनेजमेंट में क्या करेंगे अपन, मैनेजमेंट में करते हैं फर्स्ट है सर्जिकल एक्सेशन इज ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट बट नॉट पॉसिबल इन ऑल केसेस, अदर पैलिएटिव ट्रीटमेंट आर, यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर है तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, बट हर ट्यूमर में सर्जिकल प्रोसीजर भी काम नहीं आता, तो उसके मतलब ट्यूमर की साइज, लोकेशन, बेस और ट्यूमर के बेस पे उसका मैनेजमेंट किया जाता है कि कैसा ट्यूमर है। तो फर्स्ट है कीमोथेरेपी एजेंट यूज अलोंग विथ रेडिएशन एंड सर्जरी, इसमें अपन क्या करते हैं रेडिएशन और सर्जरी यूज कर सकते हैं। ड्रग है इसमें कौन कौन सी देते हैं अपन, क्रिमस्टीन देंगे, प्रोक्रेबाजिन देंगे, विनक्रिस्टिन देंगे। ड्रग सिलेक्शन बेस्ड ऑन द सेल टाइप के आधार पर अपन इन तीनों में से ड्रग सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी देनी है, और ये हम नहीं करेंगे, डॉक्टर करेगा। फिर है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसमें से क्या देंगे टू रिड्यूस स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन, ये क्या करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिड्यूस कर देता है, स्वेलिंग अगर सूजन आ रही है तो उसको कम कर देता है, इन्फ्लामेशन को कम कर देता है। एग्जाम्पल है डेक्सामेथासोन। फिर है ऑस्मोटिक डायरेटिक टू डिक्रीज आईसीपी, ये क्या कर देता है आईसीपी को बढ़ा देता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि आईसीपी वाले पेशेंट को क्या देंगे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में अपन दे देंगे इसको मेनेंटोल। फिर है एंटी कन्वल्जेंट, इसमें क्या करेंगे टू प्रिवेंट सीजर्स, यानी कि सीजर्स को कंट्रोल करना है, तो इसके एग्जांपल है क्या देंगे अपन इसमें फिनाइल बारबिटोन, कार्मेजावाइन, वालप्यूरिक एसिड। से बैरियर म्यूकोजल बैरियर में क्या करते हैं अपन प्रोटीन पंप इनहिबिटर टू रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन, ये गैस्ट्रिक इरिटेशन कम कर देते हैं, इसमें एग्जांपल है ओमेप्राजोल। फिर H2 रिसेप्टर, इसमें क्या देते हैं अपन डिक्रीज गैस्ट्रिक इरिटेशन, एग्जांपल है रेंटेडिन। फिर है कंफर्ट मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आर आल्सो रिक्वायर। फिर है कॉम्प्लिकेशन क्या है ब्रेन हर्निएशन, यानी कि ब्रेन हर्निएशन हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि अपन जहाँ से ट्यूमर निकालेंगे वहाँ पर किसी और ऑर्गन की भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है। फिर है साइड इफेक्ट ऑफ केमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। फिर है परमानेंट लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग, यानी परमानेंट लॉस भी हो सकती है ब्रेन फंक्शनिंग। तो गाइस आज की वीडियो में हमने देखा ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाती है ब्रेन में, ब्रेन टिश्यूज़ में सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है ब्रेन टिश्यूज़ में, उसको अपन बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। इसके कॉज हमने देख लिए, इसकी टाइप देख लिए, और इसके साइन सिम्टम्स देख लिए, क्लिनिकल फीचर देख लिए, और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देख लिया, मैनेजमेंट देख लिया। अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पर्सनली वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो गाइस ये थी आज वीडियो है, वो आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच कर देना, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सकें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।